तस्वीर लगभग वैसी है जैसी पिछली बार थी। पिछली बार भी कोई भारतीय जनता पार्टी कमजोरी से थोड़ी लड़ रही थी। ममता बनर्जी के लिए भी वो चुनौतियाँ थी और बीजेपी भी पूरी मजबूती से लड़ रही थी। तब भी केंद्र में उसकी सरकार थी, अब भी केंद्र में उसकी सरकार है। तब भी अमित शाह रणनीति बना रहे थे, अब भी अमित शाह रणनीति बना रहे हैं। तब भी कांग्रेस और लेफ्ट मिलके अलग लड़ रहे थे। इस बार भी कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन भले ना हो, लेकिन वो भी चुनाव तो लड़ेंगे ही। तो कुल मिला के कोई परिस्थिति बहुत बदली नहीं है कि बहुत परिस्थिति एकदम बदल गई हो। बहुत सारी, हाँ, एक हुमायूं कबीर का जैसे लोग नाम ले रहे हैं, या ये अपने ओवैसी साहब वहाँ जा रहे हैं। तो पिछली बार भी फुरफुरा शरीफ के जो मौलाना साहब है, जिनका बड़ा असर है, उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया था। लेकिन वोट जहाँ जिसको देना था उसने वहीं दिया। नहीं, एसआईआर में इतने नाम जो कटे हैं वो कितना काम करेंगे इस हाँ, बार? उस पर ये मैं तो आ रहा अलग हूँ, है। उस पर आ रहा हूँ। एक तो देखिए, हम लोग पहली बात तो एसआईआर को कभी मैंने चुनावी मुद्दा माना ही नहीं। बिहार के समय में मैं कहता था ये चुनावी मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिसका नाम आ गया लिस्ट में उसके लिए मुद्दा नहीं है, और जिसका नाम कट गया है वो चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता। तो काहेगा मुद्दा? मुद्दा तो तब होता है ना कि किसी मुद्दे को लेकर आप उसके खिलाफ वोट डालें या उसके पक्ष में वोट डालें, तब मुद्दा बनता है। तो जिसके न पक्ष में आप वोट डाल सकते हैं ना उसके खिलाफ डाल सकते हैं, तो काहेगा मुद्दा? वो सिर्फ चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के समय एक दबाव बनाने का मुद्दा है। वो बिहार में भी बनाने की कोशिश की गई और पश्चिम बंगाल में। फर्क यह है कि पश्चिम बंगाल में ग्राउंड लेवल पे ममता बनर्जी ने उसको अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बूथ लेवल वर्कर्स को और सबको एक्टिव किया। बिहार में उस तरह से आरजेडी और कांग्रेस नहीं कर पाए, और वहाँ चूँकि पहली एसआईआर थी, शायद वो अनुभव ही नहीं था। तो इसलिए चुनावी मुद्दा नहीं है। वोट जो कटे हैं 63 लाख के आसपास मान लीजिए, जो नहीं डाल, अब हम ये मान के चल रहे हैं सारे वोट ममता बनर्जी कटे हैं, ये तो मुझे लगता है थोड़ा अतिशयोक्ति है। क्योंकि जिनके वोट कटे हैं उसमें कई तरह के लोग हैं। हम मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं, हम अवैध उनका कर रहे हैं। मथुआ समुदाय के बहुत वोट कटे हैं। अब मथुआ किसका वोटर था? मथुआ तो बीजेपी पूरा दावा कर रही थी। तो इसलिए अब जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा कि हमारे वोट कट गए 4 करोड़, और 200 वोट जो है जुड़वाइए सब जगह। तो ऐसा नहीं है कि खाली ममता बनर्जी गई, वो भी एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है कि एसआईआर हो गया असल में ममता बनर्जी गई या बीजेपी आ गई, या ऐसा बीजेपी को भी वो है कि वोट जिनके कटे हैं, कितने जिनके जेन्युइनली कटे हैं, कितने, तो वो सब उसका असर चुनाव नीतियों के बाद विश्लेषण होगा, तब पता लगेगा। हम अभी से एक कल्पना करके बैठ लें कि वो 63 लाख 60 लाख का फर्क था, 63 लाख कट गए तो 3 लाख वोट बीजेपी ज़्यादा मिल गए और बीजेपी। इसलिए मुझे लगता है ये बड़ा सरलीकरण होगा किसी भी विश्लेषण का। चुनाव वहाँ मुद्दों पर होगा, और मुद्दे क्या होंगे? ध्रुवीकरण का मामला तो ममता बनर्जी ने डाइल्यूट कर दिया। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर बना दिया, उन्होंने दुर्गा आंगन बना दिए, उन्होंने महाकाल की घोषणा कर दी। तो एक तरह से वो जो ध्रुवीकरण, उनके ऊपर जो एंटी हिंदू का वो तस्मा चपका था, वो उन्होंने डाइल्यूट कर दिया है। इसलिए बीजेपी वो ध्रुवीकरण को बना नहीं रही मुद्दा। अब लड़ाई होगी गवर्नेंस पे। उन्होंने मस्जिद एक भी नहीं बनाई। लड़ाई होगी गवर्नेंस पे। गवर्नेंस निश्चित रूप से बीजेपी एक मुद्दा बना रही, लेकिन उनका चेहरा कौन है? शुभेंदु अधिकारी। अब भ्रष्टाचार की बात शुभेंदु अधिकारी करेंगे तो बंगाल के लोग विश्वास करेंगे क्या? जो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए थे, जिन पे सीबीआई जांच चल रही थी, अब बीजेपी में चले गए तो सब वो, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा, हाँ, दिलीप घोष उठाते या और जो उनके बीजेपी के मौलिक जो नेता हैं, अब शुभेंदु अधिकारी या तृणमूल से गए हुए लोग वो जब उठाते हैं तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। आसाम से तुलना इसलिए नहीं की जा सकती कि आसाम में मुकाबले में कांग्रेस थी। हेमंता बिश्व शर्मा बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, वो जो आर्ट है वो शायद शुभेंदु अधिकारी के पास नहीं है जो हेमंता बिश्व शर्मा के पास है। और हेमंता बिश्व शर्मा के मुकाबले कांग्रेस वहाँ बहुत कमज़ोर थी, कोई लीडर नहीं था, और बीजेपी को उसमें सफलता मिली। बंगाल में ममता बनर्जी एक बहुत मजबूत लीडर है और ज़मीन से जुड़ी हुई है, और बंगाली अस्मिता उन्होंने अपने साथ जोड़ रखी है। इसलिए, और ये मानना कि खाली मुसलमान के वोट से जीतती है, मुस्लिम वोट उनको मिलता है, थोक के भाव मिलता है, वो उनकी जीत का एक बड़ा कारण है। लेकिन उनको बहुसंख्यक समुदाय का भी वोट मिलता है। ये हम लोग जब करते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं, कोई भी पार्टी एक वर्ग के वोट से नहीं जीत सकती। हाँ, ये क्या नाम है इनका, जो हुमायूं कबीर हैं, हुमायूं कबीर का जो पूरा राजनीतिक इतिहास है वो बड़ा अपने आप में, वो कई पार्टियां बदल चुके हैं, तो वो कितना मुसलमानों पर असर डालेंगे, और क्या मुसलमान, देखिए सीमांचल की परिस्थिति वहाँ बिहार में जो हुआ था वो एक अलग स्थिति थी। बिहार में आरजेडी ने जिस तरह घोषित किया मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार, जिस तरह ओवैसी की पार्टी को अपमानित किया, वो सारी चीज़ें थी, तो उसका असर सीमांचल में पड़ा, जहाँ पहले से उसी का असर है और उसका नुकसान भी हुआ।
बंगाल में सरकार बनाने की लड़ाई सिर्फ दो के बीच में है, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। ना कांग्रेस उसमें कहीं है और ना हुमायूं कबीर है और ना ओवैसी है। तो जो भी माइनॉरिटी सिंड्रोम होता है, माइनॉरिटी का एक कि जो उनकी पसंद की सरकार बनाने के करीब दिखता है, ज़्यादातर मेजॉरिटी उसकी तरफ जाती है। फर्क वहाँ पड़ सकता है जहाँ 1500 से जीत हार हुई हो, वहाँ हो सकता है मान लिया 1000 वोट काट लिए तो, लेकिन जहाँ 20,000, 25,000, 30,000 से जीत हार हुई है, वहाँ ना हुमायूं कबीर को ऐसा डाल पाएंगे ना ओवैसी डाल पाएंगे, क्योंकि इतना वहाँ मुश्किल होगा। लड़ाई बहुत कांटे की होगी, टक्कर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच में ही है। फिर पूरी ताकत से बीजेपी लड़ेगी। जो ममता ने घोषणा पत्र दिया है, उस घोषणा पत्र में भी उन्होंने, जो अभी अवधेश जी कह रहे थे, कि उसका ध्यान रखा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या घोषणाएं कर सकती है। इसलिए उन्होंने पहले से ही आजीवन जो है वो महिलाओं को लक्ष्मी, स्वास्थ्य, कर्मचारियों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की है उन्होंने। और चूंकि हम लोगों ने ये देखा है कि आमतौर पर जो पार्टी पावर में होती है उसकी घोषणाओं पर लोग ज़्यादा यकीन करते हैं। आमतौर पर, ऐसा नहीं कि सब जगह होता है, लेकिन ज़्यादातर, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या पैटर्न है ऐसा। हाँ, एक पैटर्न है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे कठिन चुनौती अगर कहीं है तो पश्चिम बंगाल में बंगाल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।